वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके। सुना है अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। तो ये बयान और बयानों के भीतर खड़ा हुआ सवाल कि आखिरकार वर्शिप एक्ट रहेगा या फिर हटेगा। अब सरकार को फैसला लेना। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब हैं, बीजेपी के तेजतर्रा चेहरों में से एक। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और बुद्धिजीवी चेहरों में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूं। सबसे पहले मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की और केंद्र से जवाब दिए बिना अगली सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? जरा कानूनी नजरिए से समझाइएगा सर। जी, ये नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी केस फाइल होता है तो वो उसका जवाब देना होता है। पहले है आप उसको अपोजिट पार्टी को कॉपी सप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है तो पार्टी को कॉपी देने के बाद उनका भी जवाब होता है, क्योंकि वहां जो भी मैक्सिमम होता है वो रिटेन में होता है। तो जवाब इसमें चूंकि काफी पिटीशन फाइल किया गया है तो कुछ पिटीशन में जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अंटिल और अनलेस सारे पिटीशन का जवाब नहीं आ जाता है तो इसको सुनवाई नहीं की जा सकती है। ठीक। और ऐसी हालात में जो 3 जज का बेंच था, इंक्लूडिंग जस्टिस संजीव खन्ना साहब, संजय कुमार साहब एंड विश्वनाथ साहब का, तो उन्होंने कहा कि जब तक जवाब नहीं आ जाता है तो ये ले लीजिए। लेकिन हाँ, आज एक विशेष रूप से जो हुआ, नहीं थोड़ा सा प्रमोद जी एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 4 हफ्ते में जवाब देना है और उसके बाद सभी पक्ष के पास कॉपी जाएगी, फिर वो पक्ष अपनी बात रखेंगे, यानी कुल मिलाकर 4 और +4 8 हफ्ते का वक्त लगेगा, अगर मैं गलत नहीं। ये मान के चलिए जी, इसलिए कि देखिए अभी तो बड़ा दिन का छुट्टी भी होने वाला है। 25 तारीख से जो है आपको 22 तारीख से छुट्टी हो जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। उसके बाद और मैटर लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे अर्जेंट मैटर है। तो ये मान के चलें कि या तो इसको जनवरी में या फरवरी के जो है इनमें लिया जाता है, और यही वजह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल की कोई जो है गतिविधि ना हो तो एक डायरेक्शन दे दिया गया है कि आप कोई सर्वे वगैरह नया ढंग से मत कीजिए और ना ही कोई नई केस होगा। और नई केस इसलिए नहीं होगा कि ये भी एक रूल है कि यदि कोई मैटर पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके जगह पे और बाकी ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं किया जाएगा। उसमें एक क्लाउज में कॉलम में लिखा जाता है कि वेदर दिस टाइप ऑफ मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन सम अदर कोर्ट और नॉट। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ है, विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में कोई ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी जो रोज नया विवाद, जो नई पिटीशन दाखिल हो रही थी, अब उस पर कम से कम रोक लगेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आदेश आता है तो केंद्र सरकार को अब तो रुख साफ करना ही पड़ेगा। यही बात मानी जाए ना प्रमोद जी? बिल्कुल, ये जो जवाब देंगे, जवाब देने में ही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हुआ है, देखिए मोटा मोटी 2 सवालें हुआ है। एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो मुस्लिम पक्ष जो है ये जमाते ये सब जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उसके हिसाब से आप ये केस फाइल ही नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं, जब ये विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का मसला ये सुप्रीम कोर्ट तक आया था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे, तो चंद्रचूड़ साहब के सामने मुस्लिम पक्ष का बहस कपिल सिब्बल साहब कर रहे थे।
उन्होंने साफ कहा, तो चंद्रचूड़ साहब ने उसमें रिएक्ट होकर कहे कि आप इस इशू पे मत आइए, इस इशू पे आइएगा तो और मुक्सिंग में चले जाइएगा। और उन्होंने एक जजमेंट दिया कि नहीं, सर्वे करने का राइट है, जानने का राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं नहीं समझता हूं, और उसमें भी केवल चंद्रचूड़ साहब नहीं थे, उसमें भी 2 जज थे। तो ऐसा नहीं है कि इससे जो है कोई दिगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कोई उसका जो फंडामेंटल राइट है उसके अलग से जाएगी, लेकिन जो एक कोर्ट का प्रोसेस है हाँ। उसको जो है अभी जवाब आएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई रास्ता निकल पाया तो हमेशा के लिए अब वो विवाद खत्म हो जाएगा, या तो वर्शिप एक्ट बदलेगा या फिर वही रहेगा। कुल मिलाकर अब हम उस निष्कर्ष तक पहुंच गए। बिल्कुल ठीक नहीं, वर्शिप एक्ट में देखिए 2-3 क्लाउज है। हाँ। एक तो ये लिखा हुआ है एएसआई का जो भी आर्कोलॉजी का है, कई जगह में आर्कोलॉजी पे एप्लीकेबल नहीं था, और इसमें आप देखेंगे अयोध्या वाला जो इशूज के लिए था वो एग्जेम्प्टेड किया हुआ था, तो इसीलिए अयोध्या वाले इशूज को इसमें नहीं किया गया। लेकिन इशूज जो होगा, जो क्यों रोका गया वो तो रहेगा ही। दूसरा, क्या किसी आदमी को कोर्ट इसलिए तो बना है ना कि उसको जानने का राइट है। हाँ। हमको अपना एक जानने का राइट होगा कि इसके पहले क्या था, फिर बाद में जो है चल करके ये कोर्ट में एनालिसिस होगा कि यदि आप 1947, देखिए मेन थीम क्या है। ठीक, मैं प्रमोद जी आता हूं आपके पास। कानूनी नजरिए से आप बातों को समझा रहे हैं और ये समझना भी बहुत जरूरी था। अब मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुक कर रहा हूं। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उन्होंने आपके कॉल। पवन जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। पवन जी कुछ परेशान लग रहे हैं, ऑल इज वेल? नहीं सर, परेशानी नहीं। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आपने भी सुना होगा। केंद्र सरकार को अब जवाब देना होगा, और जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक अगली सुनवाई तक कोई खुदाई नहीं, किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाएगा, कोई सर्वे नहीं होगा। अब फिर क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, क्योंकि देश के अंदर ये मैसेज तो जा ही रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रही बात केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार को 4 हफ्ते टाइम मिला है, उस टाइम में जवाब दाखिल होगा और उस जवाब के हिसाब से कोई नई धारा चलेगी। दूसरी बात, ये विचार पहले भी था, आज भी, कल भी रहेगा कि किसी मंदिर या मस्जिद पे या गुरुद्वारे पे या चर्च पे अगर जांच की जा रही है, कोई कमेटी जांच करे, तो उसके बारे में दस्तावेज साबित हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑर्डर नहीं आ गए हैं कि आप जांच ही नहीं करेंगे। 4 हफ्तों का समय दिया तिलक चावला जी। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ 4 हफ्ते का ही तो वक्त दिया है, यानी 4 हफ्ते के बाद खुदाई कार्यक्रम है कुछ ऐसा? बिल्कुल होगा भी, अगर अच्छा, कोर्ट के सामने। एक मिनट, थोड़ा आपने कहा कि 4 हफ्ते के बाद फिर से वो कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन 4 हफ्ते आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब से केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है? जी, आप जानते हैं? देखिए, कोई भी कानूनी केस, मैं तो ये भी जानता हूँ कि हमें 500 साल लग गए राम मंदिर बनने में। मैं ये भी जानता हूँ कि इस तरीके से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी कितना चल रहा है। तो इसको आप भारत सरकार के ऊपर न डालें। ये देश का सबसे पहला मजबूत स्तंभ है जो न्यायाधीश का है। वो कोर्ट अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। मैं कोर्ट के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहता। एक मिनट, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि निचली अदालतें किसी भी मस्जिद के सर्वे के ने आदेश नहीं दे सकती, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निचली अदालतों को कोई भी आदेश देने के राइट नहीं है। केंद्र सरकार के 4 हफ्ते के जवाब का इंतजार रखें, उनका जवाब क्या था, उसके बाद टिप्पणी होगी। दूसरी बात, मैं आपसे तभी पूछ रहा था, अब खुदाई रुकेगी या फिर जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि देश का अधिकार है। बिल्कुल देश का अधिकार है कि अगर वहां पर मंदिर के निशान मिल रहे हैं, मंदिर वहां पर है, शिवलिंग वहां पर है, भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान विष्णु जी की मूर्ति खुदाई में मिलती है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मतलब आरएसएस संचालक जो है मोहन भागवत जी गलत बोल रहे थे 2022 जून में। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, आरएसएस का पक्ष नहीं करता। अच्छा, मतलब आरएसएस से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं? इस बात का मतलब ये नहीं है कि आरएसएस से लेना देना नहीं है। हाँ? आरएसएस के लिए मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ, आप बताइए। अच्छा, आरएसएस के लिए, क्योंकि आरएसएस संचालक, एक मिनट गोयल साहब, एक मिनट, क्योंकि वो ही तो कह रहे थे कि हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों,
हर रोज एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजने की जरूरत? मैंने तो नहीं कहा, मोहन भागवत जी ने ही कहा था ना, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हम जो है हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजेंगे। मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जी। देश में लगभग 1.25 लाख मस्जिद है, और जब बाबर आया था 62,000 मंदिर तोड़े थे। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कितने मस्जिदों के ऊपर FIR दर्ज करा दिया, कितने सर्वे करा दिया कि हमारे को मस्जिद तोड़ के मंदिर दे दो। ना 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 ना, तिलक जी, इन बातों को कि हर मस्जिद के ऊपर आप जो ये सवाल कर रहे हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये सवाल बिल्कुल इनवैलिड है। अच्छा, जायज नहीं है, BHP कह रहा है। अच्छा ठीक है, RSS को तो आपने खारिज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद, BHP कह रहा है कि 40,000 मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। बिल्कुल। एक सेकंड हो तिलक जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने RSS की बात की टिप्पणी की, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब किससे मांगा? RSS से नहीं मांगा सर, केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तो केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। मतलब मोहन भागवत जी की सलाह भी नहीं मांगते आप? मैं ये नहीं कह रहा सर। नहीं, वही तो कह रहे हो आप। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हाँ? मैं कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार दोनों एक है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो RSS का सवाल है वो केंद्र सरकार से ना पूछकर RSS के अनुयायी को बिठाइए। आप अपने चैनलों में RSS समर्थक के लोग बिठाते हैं ना सर, आज बिठा लेते, उनसे सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आपका RSS से कोई लेना देना नहीं। मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। तिलक जी, आप केंद्र सरकार के, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, केंद्र सरकार से जवाब मांगा, केंद्र सरकार से। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सवाल पूछे RSS का। ठीक, बिल्कुल वैलिड सवाल है। ठीक है, एक मिनट। रविंद्र जी, बात तो पवन गोयल साहब सही कह रहे कि हम पार्टी थोड़ी ना है भाई। आप भी कोर्ट में जाकर जो है याचिका दाखिल कर सकते हो, प्रमोद जी से संपर्क साधिए, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। जहां चाहे वहां पर आप याचिका दाखिल करके अपना मुकदमा लड़ सकते हो। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, पवन गोयल साहब कह रहे हैं, और किस नजरिए से देखें इस फैसले को? रविंद्र जी का प्लीज ऑडियो। जो भी ऑर्डर आया है जी, इससे देश में होने वाली फर्दर कोई भी अराजकता रुक जाएगी जब तक कि अगला ऑर्डर नहीं आएगा। अब अगर आप भारत खोदो अभियान जारी रखिएगा तो उन जमीनों से मंदिर मस्जिद निकल सकते हैं, अनाज नहीं निकलेंगे, नौकरियां नहीं निकलेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं निकलेंगी, निर्यात नहीं निकलेगा, आयात निर्यात घाटा जो बढ़ रहा है वो नहीं कम नहीं होगा। दूसरा विषय है, मंदिर की बात कर ले, कितने मंदिर गिराए ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक लिस्ट बना ले कि मुगल कालीन या उससे आगे पीछे जितना भी बताते हैं एक लिस्ट बना ले, और मैं एक लिस्ट सौंप दूं पिछले 10 साल में, या उससे पहले प्रवीण तोगड़िया ने जी ने जो लिस्ट सौंपी थी 364 मंदिर की गुजरात में, और हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं 3000 पुरातन मंदिर तो खाली काशी जी में ढा दिए गए, अयोध्या जी में भी ढाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में लगभग 10,000 मंदिर ढाए गए हैं विकास के नाम पे। उनको भी इसी दायरे में ले आएंगे, क्या दिक्कत है? उनके लिए भी आज का दायर करेंगे। अगर ऐसा ऑर्डर देती है माननीय उच्चतम न्यायालय किसी प्रकार की, तब भारतीय जनता पार्टी को नंगा करना बहुत आसान होगा। हम भी आज का दायर करेंगे कि बनारस के मंदिर क्यों गिरा दिए, अयोध्या के मंदिर क्यों गिरा दिए। नहीं तो करिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? रविंद्र जी, हाँ तो आने दीजिए, फैसला आज आने दीजिए। नहीं तो आप किसी को ना एक मिनट, अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है और किसी की आस्था का विषय है, तो फिर ये जानने का अधिकार नहीं है कि भाई मंदिर था या नहीं है? विश्व का जो सबसे अमीर देश है, प्रति व्यक्ति GDP सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा है, वहां धार्मिक चीजों को महत्व नहीं दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि वो जमीनें खोद के वो पूरे भारत की जमीन भारत खोदो अभियान में लगा दे, तो वहां से मंदिर ही निकलेगा, मस्जिद ही निकलेगा, और कुछ भी नहीं निकलेगा। और फिर या तो वोट निकल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ भी नहीं निकलेगा वहां से। तो इस प्रकार की अराजकता, तो यानी अगर ये सर्वे के लिए जाएंगे तो आप सर फाड़ देंगे? नहीं, सर्वे का जो एक ऑर्डर आया था, अभी वकील साहब कह रहे थे, उसको भी मैं बता दूं, उसको CJI साहब ने ओरल कहा था, उसको ऑर्डर में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। और जो ओरल कहा था, ओरल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि बहस के दौरान कही गई बातें, जबानी कही गई बातें, या सर मौखिक कहा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं वो कह रहा हूं। एक मिनट हुआ ना रविंद्र जी?
नहीं, पर ये कानून से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वकील साहब ने कहा है। हाँ। तो और ऑब्जर्वेशन की बातों को आप जजमेंट मत मानिए। जजमेंट केवल वही होता है जो जब जजमेंट में लिखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर सर्वे का आदेश भी हो गया तो फिर संबल ही होगा ना, कुल मिलाकर ये है। अब ये तो चाहते ही हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देश शिक्षा में प्रगति करे, देश नौकरियों में प्रगति करे। सर आप भी तो संबल में पत्थरबाजों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये नहीं आरोप होते? हो सकता है, ये आरोप हो सकता है। नहीं आरोप नहीं, बताइए ना सर, मैं गलत बोल रहा हूं तो। समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। आदित्यनाथ की पुलिस खड़ी हुई थी, आदित्यनाथ के अधिकारी। रविंद्र जी जेल में किससे मिलने जा रहे हैं आपके नेता? वो जेल में जो बंद हैं वो कौन है? जो जेल में बंद हैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों नेता, वो कौन है? बात उसकी नहीं है। जो जेल में बंद हैं, हमें लगता है निश्चित रूप से कि वो पीड़ित है सरकार द्वारा। अच्छा वो पीड़ित है जो जेल में बंद है? हमारे 12,000 कार्यकर्ता बंद है सर, हम नहीं जेल में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जो वो पत्थरबाज जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पत्थरबाज वो भी कार्यकर्ता है आपके? अरे सर इनका एसपी जब रंगदारी वसूलता हो तो जेल में नहीं जाता है। तो आप जेल में तो किसी को भी बंद कर सकते हैं। अच्छा एसपी इनका है? आप कार्यालय से बाहर निकलिए, आपको उठा के बंद कर देंगे। तो पवन जी जवाब दीजिए, फिर संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी, अदालत आपकी, कानून आपका, जहां चाहे वहां खुदाई करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पत्थरबाजों का समर्थन करके ये कह दिया कि हाँ संबल की घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का ही हाथ है। अभी अपने मुंह से इन्होंने स्वीकार कर लिया 12,000 कार्यकर्ता इन्हीं के थे। और ये देश के हर मीडिया चैनल ने, देश के सबसे मजबूत मीडिया चैनल ने दिखाया किस तरीके से पुलिस कर्मियों के सर फोड़े गए थे, संभल के अंदर जिस तरीके अधिकारियों पे गए थे। दूसरी बात मैं इस चैनल के माध्यम से कह दूं, वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की, वो उत्तम प्रदेश की कानून व्यवस्था है। जिस तरीके से 10 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था आज 24 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में पहुंच गई है, कानून व्यवस्था बढ़िया होने की वजह से 9 में से 7 सीटें आपके सामने। पवन जी वो ये कह रहे हैं कि अगर सर्वे करोगे तो ये जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। आपसी भाईचारा खत्म हो जाता ना तो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती, 2 में कटोरा ना जाता। और उपचुनाव हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। और हर चैनल पे, आपके चैनल पे भी कहा गया था समाजवादी पार्टी के हिसाब से कि जिस तरीके से अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है, जो घटना घटित हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी जल्दी गिरने वाली है और 9 में से 1 भी सीटें नहीं आएंगे। परिणाम आपके सामने है। और उसके बाद ईवीएम मशीन के ऊपर क्वेश्चन उठा। रविंद्र जी वो ये कह रहे हैं अगर भाईचारा अगर ध्वस्त हुआ होता तो फिर तो 9 की 9 सीटें हार जाते हम। जल्दी से फिर संदीप जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी बोला आपके विषय पे नहीं बोला। इन्होंने बोला कि हमने स्वीकार किया। हम तो स्वीकार करते हैं मुजफ्फरनगर के दंगाई आप, कोर्ट ने सजा दे दिया। हम स्वीकार करते हैं मोहन मुंडेरा के दंगाई आपको सजा दे दिया। हम स्वीकार करते हैं स्याना के दंगाई आप ही के ऊपर लगे। हम स्वीकार करते हैं कासगंज के दंगाई आप, मऊ के दंगाई आप, पचरुखिया के दंगाई आप। मुख्यमंत्री के ऊपर 3 दंगे का आरोप, 3 दंगा कराने का आरोप और 20,000 दंगाइयों के केस वापस लेती है। ये है दंगाई, ये है दंगाइयों की सरकार। अब आते हैं जो मुद्दा आपने पूछा है कि इस देश में भाईचारा कैसे रहा। वैदिक धर्म रहा, वैदिक धर्म के बाद जैन धर्म आया, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के बाद सिख धर्म आया, फिर पारसी आया, इस्लाम आया, ईसाई आया, यहूदी आया। तब तो भारत खोदो अभियान नहीं हुआ। कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भारत खोदो अभियान क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहती है, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है प्रभु बजरंगबली दलित है। जल्दी से गोयल साहब प्लीज। मोहन भागवत कहते हैं आप कैसे हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान हिंदुओं के सगे नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद वालों पर बोलते थे मुलायम काशीराम भगवान चैनल पे राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम की महिमा का वर्णन कर रहे हो। यही भगवान राम के आप विपक्ष में बोल रहे हो। यही भगवान राम की 17 की 17 में भारतीय जनता पार्टी की है। हिंदू धर्म पे व्याख्या करना चाहते हो ना तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूँ। इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूँ। आप ये बता दीजिए क्या मथुरा में भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? आप इतने बड़े भक्त बन के दिखा रहे हो और आप जो मुकदमे गिनवा रहे हो अपने टाइम में मुकदमे गिन लो। 2,70,000 मुकदमे रजिस्टर। रविंद्र जी पवन जी, रविंद्र जी पवन जी एक मिनट रुकिए। रविंद्र जी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। बस एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनी कि नहीं?
बस इसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये प्रक्रिया पूरे विश्व में जारी है, बनी है, तो क्या उसको लेके नहीं, मैं आपसे सिर्फ जानकारी चाह रहा पूरे था। देश का भविष्य नष्ट कर दीजिएगा। रविंद्र जी, मैं बस जानकारी चाह रहा था, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बता दीजिए ना सर। मैंने कहा कि आक्रांता पीरियड में जितना भी है लिस्ट बना लीजिए, इसका मतलब स्वीकार करता हूं, लेकिन वो 10,000 मंदिरों का लिस्ट मैं भी दे दूंगा। अच्छा, मतलब स्वीकार करते हैं आपकी मंदिर, हाँ, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी, ये बात स्वीकार करते, बस इतनी जानकारी चाह रहा था। के दादा हो गई भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं इतनी जानकारी चाह रहा था रविंद्र जी, आपने बता दिया, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। त्रिपाठी जी। जी सर। वर्शिप एक्ट, जी सर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जी सर। केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है, आपका स्टैंड? अब सब केंद्र सरकार जवाब दे तो उस पे स्टैंड हो, लेकिन एक जो विष्णु जैनवा था सर, एक विष्णु जैनवा वो निकला था हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, वो जैन धर्मी हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता था, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी। एक बात और सर, पवन गोयल जी ने कहा अभी कि ये पुलिस योगी की पुलिस नहीं है, ये उत्तम और उत्तम प्रदेश की पुलिस है। तो ये गोली चलाने वाले, वहां जो बाबरी विध्वंस करने वाले, वो मुलायम की पुलिस कैसे हो गई, इन विद्वान से जरूर पूछ लीजिएगा। ये गजब के चक्कर लॉजिक पैदा करते हैं, ये खुद भ्रमित रहते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। मतलब एक तरफ योगी जी की पुलिस नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, और वहां मुलायम की सपा की पुलिस हो गई। ये बढ़िया सवाल है, उत्तर भी ले लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, उत्तर भी ले लीजिए तिलक जी, अगर आपका आ जाए तो। भाई ये दोगलापन लाते कहाँ से हो? अब आते हैं और सर थोड़ा सा और आगे विस्तृत हो जाता है मामला। अभी सर इन्होंने कहा, यह आपका सवाल था कि जो भी मुस्लिम स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों को तोड़कर बना है उस पर आपकी क्या राय है। मैं फिर इस पे एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे भी और पवन गोयल से और सभी पैनलिस्ट से, कि जितने भी मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को जमीन दी गई या बनवाया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है, जरूर बताइएगा। क्योंकि उस दायरे में हनुमानगढ़ी का मंदिर भी है जो अयोध्या में रामलला मंदिर के पास में है। आज भी वहां पर पहला भोग नवाब साहब के यहाँ से आता है साहब, जान लीजिएगा। और आप जो ये जहर बो रहे हो, अभी दूसरे से तो सवाल पूछते हो, शहनवाज हुसैन से, उस रेपिस्ट के रेप के आरोपी से पूछ लीजिएगा जिससे आप डिबेट कराते हो, जिस पर रेप का आरोप है। अगर किसी आरोपी के यहाँ कोई सपा का मिलने चला गया तो आप सवाल पूछिएगा कि क्यों मिलने गए। त्रिपाठी जी, उस पे आरोप है, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, हुसैन पर बलात्कार का आरोप है। त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय पर बलात्कार का आरोप है। त्रिपाठी जी, नाम मैं बताऊं भारतीय जनता त्रिपाठी जी, हो सकता है कि आपके भी किसी बड़े नेता पर बलात्कार का आरोप लगाओ, है ना? आप वो विषय में मत जाइए। मैं आपके तर्कों की काबिलियत, एक मिनट रुकिए त्रिपाठी जी, या तो डिबेट करना है तो कायदे से करिए, मेरी आपसे गुजारिश है। अगर बदतमीजी के लेवल पर आएंगे तो फिर मैं महाबदतमीज हूं, मेरी आपसे गुजारिश है। इसलिए तर्कों से बात करनी है तो तर्कों से बात करिए, मैं आपके तर्कों का कायल हूं, लेकिन तर्कों से बात करिएगा प्लीज। हम आरएसएस का ट्रेंड व्यक्ति हूं, या तो आरएसएस में ट्रेनिंग किए हो, तब आप हमसे बदतमीजी। त्रिपाठी जी, कायदे से चर्चा करना चाहते तो चर्चा करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। पहली बात, एक मिनट, आपने अपनी बात रखी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट रुकिए प्लीज। नो, आपने कहा कि ये स्टैंड वो स्टैंड, ये स्टैंड क्लियर करने का काम आप लोगों का है, ठीक। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया। आप व्यक्तिगत रूप से जो अटैक करते हैं वो आपकी आदत हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा काम जो है पत्रकारिता धर्म, पहले मैं उसको निभाता हूं, बाद में धर्म, बाद में। पहली बात। दूसरी बात, मैंने तो कभी नहीं कहा कि पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा था बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद की मस्जिद थी, है और यही बनेगी, मैंने तो नहीं कहा था। या तो पीवी नरसिम्हा राव सही थे। एक मिनट रुक जाइए आप, अब आपने अपनी बात करी, अब या तो मैं बोल लूं या तो आप बोल लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए। या फिर राजीव गांधी जिन्होंने कहा था कि भैया ताला खुलवा दो, कौन था सर? प्लीज पर्सनल अटैक किए बिना बात रखिएगा। आप अपने तर्कों से अच्छी बात रखते हैं, उसी पर रहिए। आप ये छीछा लदर वाली भाषा मत बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लीज। नहीं तिलक जी, आप जानते हैं कि मैं व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात रखता हूं और मेरा पर्सनल अटैक करने का कभी किसी पर नहीं, मैं जानता हूं त्रिपाठी जी, लेकिन
प्लीज आप अच्छा बोलते हैं उसमें ही रहिए ना, क्या उसमें थोड़ी ना अच्छा सब कुछ हो रहा है। नहीं प्रश्न मैं करता ही नहीं हूँ सर, व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात रखता हूं, प्लीज ये दो विषय मैंने गलत फैक्ट नहीं रखा। हाँ सर बिल्कुल आते हैं सर। अगर आप बात करेंगे ओवरऑल कांग्रेस की थिंकिंग की, मैं किसी नेता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारी विचारधारा की बात, तो 1949 में जब उस मंदिर में मूर्ति प्रकट हुई तो वो सरकार हमारी, जिन नरसिम्हा राव जी की बात आप कर रहे हैं, जो 63 एकड़ जमीन आज एक्वायर है जहां पर राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर जहां बन रहा है वो जमीन भी नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर की थी। नहीं तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद है यहाँ थी और रहेगी, सरकार बनाई। तो सर कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वकील साहब भी हैं, आप पूछिएगा, उसमें ये डिसीजन नहीं दिया कि यहाँ मंदिर था मस्जिद नहीं था, वो उन्होंने इस आधार पर निर्णय दिया, एक समझौता हुआ है, तभी 5 एकड़ जमीन उनको दी गई। आप समझिए सर, उसमें स्पष्ट ये कहा गया है जो सर आप सवाल घुमा गए। नहीं मैं नहीं खा नहीं गया, मैंने सिर्फ ये पूछा या तो पीवी नरसिम्हा राव जी सही थे या फिर राजीव गांधी। हम सब दोनों सही थे, दोनों सही थे। हम ये नहीं चाहते थे, जैसे आज देखिए ना सर, मीरा ना उनको मस्जिद की जगह मिली, कोर्ट ने दिया मस्जिद की जगह। हाँ ठीक है, उनके यहाँ ये चीज होती है कि ये हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर हमारे भगवान आराध्य वहां पैदा हुए थे, इसलिए हमारे लिए जरूरी थी। और मस्जिद बहुत सारी शिफ्ट होती है, जहाँ सऊदी और बहुत सारे देशों, वो वहां पर एक प्रोविजन है कि मस्जिद को आप शिफ्ट कर नहीं। आपको लगता है आप समाधान निकलेगा? त्रिपाठी जी मुद्दे पर आते हैं। नहीं देखिए सर, ये समाधान जो ये बात आपकी एकदम फैक्ट है। आज देखिए देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहते हैं तो दिल से जाइए ना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर, सोमनाथ मंदिर बना, कोर्ट जो है संसद में कानून आया और उसके तहत मंदिर बन गया, सबने माना, स्वीकार किया, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। अगर सरकार कुछ चाहती है तो आप धार्मिक उन्माद मत फैलाइए। आप सदन, आपके पास बहुमत है, इसके पहले तो और बड़ा था, 10 साल आप मान लीजिए सोते रहे, अब जाग जाइए। आप कानून बनाकर इस तरीके के जितने भी स्थल हों एक बार में निपटारा कर दीजिए, ताकि युवाओं के रोजगार पर बात हो सके, ताकि जो आज शिक्षा 7 लाख बच्चे। पवन जी जवाब दीजिए, फिर मैं शिक्षा छोड़ देते हैं। ओके आपकी बात आ गई। एक मिनट पवन गोयल साहब। आज बेरोजगारी में 45 साल से सर्वाधिक त्रिपाठी जी की परेशानी मैं समझ सकता हूँ। जो लोग पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, आज वो शिक्षा रोजगार से बात कर रहे हैं। इतने ही समझदार होते तो खाली एक एम्स ना हॉस्पिटल ना खोलते दिल्ली के अंदर, आज 24 एम्स। इतने ही समझदार होते तो सड़कों के ऊपर बात करते, इतने ही समझदार होते तो स्कूल खोलते। आज IIM कॉलेज कितने खुल रहे हैं, आप इनको बता दीजिए। इनको आंकड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं सिर्फ बात ही तो करते थे। खुद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि 1 रुपया जाता है, 85 पैसे तो खा जाते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं। जब देश के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद इनकी बड़ी और ये हिंदू सिख धर्म है, इस सब बातें करते हैं। मैं तो इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा 73 के इमरजेंसी के लिए, मैं तो इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा 83 के सिख दंगों के लिए। ये बेकार की बातें करना करें। आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से छोड़ रही है, 10 साल से घोटालेबाजों को एक करके नीचे जगा रही है। आज देश के अंदर आप बैठकर चैनल पे आप बात करते हैं विकास की, और जिस तरीके से आज भारत की अर्थव्यवस्था 5 नंबर पे पहुंची है, बैठे रहिए हम ऐसे विकास करते रहेंगे। 2027 जब तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था एक अंगल से नहीं पहुंचती, उसमें स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, प्लेन, तिलक जी इनकी परेशानी बिल्कुल ठीक है। बैठने के बाद सिर्फ इनका सुबह शाम एक ही आरोप है कि केंद्र सरकार के ऊपर केवल आरोप लगाना। इनके पास कोई आकर नहीं है। अभी इनको समझ में नहीं। एक मिनट त्रिपाठी जी और पवन जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। मैं प्रमोद जी के विपक्ष ने हमको इसीलिए लाया कि हम आपसे सवाल कर सकें। अब आप विपक्ष में बैठोगे, आप सवाल ही करोगे, क्योंकि जब नहीं पाए। प्लीज ऐसे चर्चा को डिरेल मत करिए। 1 मिनट, ऑडियो नीचे रहेगा, ऑडियो नीचे रहेगा। एक थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को लेकर जो है कोई विवाद नहीं हुआ था। 1 मिनट त्रिपाठी जी, विवाद तो हुआ था। 2 देश के बड़े चेहरों के बीच में विवाद हुआ था सोमनाथ मंदिर को लेकर। थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देते हैं। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति थे, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद वहां पर मौजूद रहें सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में।
चिट्ठियां हैं, सार्वजनिक हैं, मैं गलत तो नहीं हूं? रविंद्र जी थान आए तो थोड़ा सा फैक्ट, बाकी वो ठीक है जो आपने बात कही। क्या हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं प्रमोद जी कानूनी नजरिए से, या जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है कि विवाद अभी और लंबा खींचेगा? प्रमोद जी का ऑडियो में आ रहा है अर्जियां और हर बात के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ रहा है, तो ये दोनों पक्ष का अस्मिता का सवाल हो गया है। उसमें कुछ जो नेता हैं दोनों अपना प्रेस्टीज इशू बनाए हुए, और इसकी मुझे लगता है कि अभी चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी देश का, आप यदि इजराइल का भी देखेंगे तो उसका भी मूल में कहीं ना कहीं वहां का संस्कृति है। ठीक, यहाँ भी एक कम्युनिटी एक चीज को महसूस कर रहा है कि हमारे संस्कृति को दबाया गया है, कुचला गया है, और अब जब हम जाग गए हैं तो उसको हम पुनः स्थापित करें। तो ऐसे स्थिति में उसका एक फंडामेंटल राइट है, वो जानना चाह रहा है कि वस्तु स्थिति क्या है। जैसे कि आज तो देखिए पूरा इतिहास और सब लोग ये मान रहे हैं कि मुगल आक्रांताओं ने आकर के यहाँ के संस्कृति का जो मेन केंद्र जो था, जो मंदिर हुआ करता था, जहां से यहाँ से ऊर्जा का स्रोत मिलता था, उसको तोड़ा गया। और इतने नहीं, आप सुदूर गांव में भी चले जाइए, आज की डेट में यदि आप 2000-4000 साल का या 1000 साल का जो है आप मूर्ति खोजिएगा तो वो खंडित ही मिलता है। उसका वजह ये था कि मुगलों ने ये दिया होगा डायरेक्शन कि जितने भी इनका संस्कृति का प्रतीक है सबको नष्ट व्यस्त कर दो। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जब दूसरी रविंद्र जी आप मुस्कुराए क्यों? तो वो जो है वो क्वेश्चन को निकालेंगे और गहराई तक जाएंगे, और इसमें कोई एक मिनट रविंद्र जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे। रविंद्र जी मुस्कुराए क्यों आप? 800 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, जिस प्रकार से वकील साहब व्याख्या कर रहे हैं तब तो कोई हिंदू बचा ही नहीं होता, सारे को मुसलमान बना दिए होते, तो मुसलमानों ने बनाया। और दूसरा विषय है, अंग्रेज लिखता है गजट में 17वीं शताब्दी में भारत की जीडीपी पूरे विश्व की 26% थी, इनके टाइम में क्या हो गई है? सबसे लोएस्ट जीडीपी हो गई। तो जो ये कह रहे हैं आक्रांताओं ने गिराया, अगर ऐसा अमेरिका सोच ले तो अमेरिका तो देश के रूप में कॉलोनी है, वहां के मूल निवासियों के पास कोई अधिकार नहीं है या मूल निवासी बचे ही नहीं। अगर ऐसा सोच ले तो पूरा अमेरिका खोद दिया जाएगा। ऐसा कानून बनाएंगे क्या? तो ऐसी बातें कह के केवल आप जनता का मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण कर सकते हैं। पढ़ाई पे बात कर दीजिए ना अमेरिका के बराबर में, ऐसा ऑस्ट्रेलिया कर दे, पूरा ऑस्ट्रेलिया खोद दिया जाएगा। माओरीज लोग थे, ऐसा न्यूजीलैंड में माओरीज लोग थे, पूरा न्यूजीलैंड खोद डालेंगे। गजब बात करते हैं। फिर ऐसा कर दे पूरा का पूरा जो हमारा क्या नाम है जम्बूद्वीप था, तो आज ही जम्बूद्वीप में से निकल के रूस बना हुआ है, जम्बूद्वीप से निकल के सेंट्रल एशिया बना है, जम्बूद्वीप से निकल के चीन बना हुआ है। और हमारा जो सर्वाधिक केंद्र है उपासना स्थल सर्वाधिक प्रिय, एक मिनट सर, कैलाश जी, वो चीन के पास है, मांगिए ना, चीन के पास है, उसको रूस को मांगिए ना, चीन को मांगिए ना। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये मुगल के धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जम्बूद्वीप ये था। क्यों मांगने में हिचकते हैं? क्यों उन्माद फैलाते हैं? आप देश के प्रगति की बात करिए जैसे अमेरिका ने किया, नहीं तो अमेरिका को भी सलाह दे दीजिए, खोदिए। और आपके बहुसंख्यक के आधार है और पिछले लोगों का जो जिसका जो वहां के रेड इंडियंस थे, जो मैं सभ्यता थी, अमेरिका की सभ्यता तो मैं सभ्यता थी, उन पे जाके कहिए ना, वहां पर भाषण दीजिए कि मैं लोग अपना अधिकार मांगे, पूरा अमेरिका खोद डालिए। आतिश सिंह साहब जो बोल रहे हैं वो मैं समझता हूँ कायरों की भाषा है। या तो एक दो स्थिति में इस तरह का आदमी करता है, इनसे कहिए या जबान तो पे लगाम लगाएं, आदमी निर्जीव हो जाता है, जबान पे लगाम या तो आदमी जो है किसी लोग में शरण में चला जाता है। आप वकील लायक नहीं है, यहाँ जयचंद में योग्य नहीं है। अगर आपने कायर शब्द यूज किया है तो आप वकील के योग्य नहीं है। ये ज्ञानियों अगर आपने कायर शब्द यूज किया तो आप वकील के योग्य नहीं है। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है, इसका मतलब आप वकील योग्य नहीं है। मुझे लगता है आपको वकील शब्द हटा देना चाहिए, चावला साहब वकील शब्द हटाइए, फिर इनको कायरता और असंवैधानिक शब्द कहें। ये औकात होगा तो हटवा देगा।
देखिए अवकाश शब्द बोल दिए, क्यों कर रहे हो आप? इस व्यक्ति के पास में, इस व्यक्ति के पास में संवैधानिक शब्द नहीं है। उम्र के इस लहजे में पहुंच के इस व्यक्ति के पास संवैधानिक शब्द नहीं है कि मेरी जो है वो हटा देगा। औकात की बात कर रहे हैं, किसकी औकात की बात कर रहे हो? ये देखिए ये शब्द है, ये डिस्कशन करेंगे। ये आपके इस चैनल पे बैठ के, आपके इस चैनल पे बैठ के औकात की बात करेंगे। ये इनका चरित्र दिखाई पड़ रहा है। आप तो वकील लायक भी नहीं है, आप डिबेट करने लायक भी नहीं है, जब आपके पास शब्द नहीं है, आपको मर्यादा नहीं पता है, आपको तर्क नहीं पता है, आपको देश की हिस्ट्री नहीं पता है। खानदान में नहीं होगा जितना मेरी योग्यता है। खानदान के नाम मत लेना, आ गए ना औकात अपनी दिखा दिया। एक मिनट प्रमोद जी प्लीज, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज रविंद्र जी नो, ऐसे नहीं प्लीज। और खानदान का प्रभाव सर प्लीज एक मिनट दिखाई पड़ रहा है। सर तर्कसंगत बात रखिए ना। अभी तक चर्चा रविंद्र जी आज तक मैंने कभी, प्लीज आप तो इतने, आप हमेशा तर्क के साथ बात रखते हैं सर, प्लीज। नहीं बदतमीज आदमी को नहीं देखा सर। एक रविंद्र जी सर प्लीज, पर्सनल अटैक की बात कर रहा है, ऐसा नीच व्यक्ति। आपने अपनी बात रखी ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। त्रिपाठी जी मैं उसी कानून पर आता हूं। 1991 वर्कशिप एक्ट आपकी सरकार लेकर आई। अगर उसी समय सारे विवादों को खत्म कर दिया जाता, इतना मजबूत होता, तो आज यह विषय खड़ा ही नहीं होता। नहीं त्रिपाठी जी को ऑडियो प्लीज। हाँ जब कानून आया तो सर संसद के माध्यम से आया। हाँ। कोई सर हम विधेयक लेके नहीं आए थे कि कैबिनेट से पास करा लिया और हो गया, और संसद में बाकायदे चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए ना कि अगर उस कानून में कोई गलती थी, अगर आप सहमत नहीं थे तो आप विरोध किए हो तो बताइए। इसलिए कि उस समय तो मेजोरिटी की सरकार भी नहीं थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार फुल मेजोरिटी की तो थी नहीं। तो आप अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस अकेले की सरकार थी तो आपने तो उस समय विरोध नहीं किया, लेकिन आज आप अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि आपके जैसे किसी जानवर के मुंह से खून लग जाता है सर, तो ये 87 पहले आप समझिए कश्मीर एकदम शांत, कश्मीर की हजारों फिल्म आप देख सकते हैं जो कश्मीर में बनी 87 के पहले। आज कश्मीर की इस हालत का जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है सर। वो हुआ क्यों? क्योंकि इनको जब लगा कि ये नाम बदल लिए, 3 बार नाम बदला इन्होंने, पार्टी का जनता दल में विलय कर दिया, तब भी इनका जब कल्याण नहीं हुआ तो इनको किसी ने ज्ञान दिया कि भाई आप राम जी के शरण में जाओ, लेकिन जो है राम जी की आराधना करो। तो ये आराधना करने तो नहीं गए सर, ये रामायण जी को बेचने लगे सर। तो ये राम व्यापारी है सर। तो व्यापार में इनको बड़ा मुनाफा हुआ, इनकी सीटें बढ़ गई सर। तो फिर दंगा उंगा शुरू कर दिया सपा में सर। 400 दंगे करके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आज राज्यसभा के सदस्य की टिकट पाए हैं। मतलब आप समझिए कि पंडित जी के नाम पर ब्रजेश पाठक को बसपा से लाकर डिप्टी। प्रमोद जी मैंने एक्ट की बात की, त्रिपाठी जी एक्ट को छोड़ के बाकी सारी बात बोल रहे हैं। नहीं हमने बताया सर कि वो एक्ट सर आया, संसद में कानून बनकर आया, और उसमें अगर किसी के गुंजाइश छोड़ी गई ना 1991 वर्कशिप एक्ट में। एक मिनट रुकिए ना प्रमोद जी मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं ठीक, आप उसमें जवाब दे देता हूँ। आप कहाँ जाएंगे उसमें? सर कोई उसमें गुंजाइश नहीं थी। जो सुधांशु त्रिवेदी जी जो IIT के प्रोफेसर हैं और फर्जी ज्ञानार्थी बनते हैं, दुर्भाग्य से अगर किसी दिन में हमारे सामने पड़ गए तो मैं उनकी सारी जो ज्ञान फैलाते हैं, झूठ की दुकान चलाते हैं ना सर, उनकी मैं धज्जी उड़ा दूंगा। उन्होंने एक झूठ फैलाया कि उस कानून में ये लिखा हुआ है, आप बताइए कि उपासना कहीं है क्या उसमें मुस्लिम धर्म में? तो ये गुंजाइश हो गई। मतलब आप क्या मूर्ख समझते हो? दुनिया को सब मूर्ख है, आप आइएगा इसे ज्ञान दीजिएगा। एक तो सर, अच्छा सर एक बात और मैं कह दूं, लोग बताते हैं सर, लोगों का अनुभव है कि गांजा पीने के बाद इस तरीके की हाइपोथेटिकल बातें बहुत आती हैं। तो वो लगता है कि मठ से जाता है और सब लगा लेते हैं, और मठ का गांजा चल रहा है तो पता नहीं क्या बोल देते हैं, और उसमें हम लोग मान लेते हैं। त्रिपाठी जी फिर वही वाली बात। नहीं सर वही वाली नहीं सर, मैं सिर्फ नहीं, प्लीज प्रमोद जी प्लीज जल्दी से आप, फिर उसके बाद पवन जी को पूरा वक्त। एक मिनट, मैंने सिर्फ कानूनी नजरिए से पूछा आपसे, आप बात को कहीं का कहीं ले गए। अगर इसमें कोई एक मिनट प्रमोद जी प्लीज, पहले प्रमोद जी आप, फिर उसके बाद पवन जी, पूरा वक्त आपको।
आज लगभग 35 साल हो रहे हैं। अगर कानूनी उसमें कुछ गुंजाइश थी तो भारतीय जनता पार्टी को कानूनी रूप से चले जाना चाहिए था। सर वही तो बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट वही तो कह रहा है सर, कानून बनाने का काम किसका है? त्रिपाठी जी किसका है? सब संसद का। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, एक मिनट रुकिए ना सर, अब इतने विद्वान व्यक्ति हो के ऐसी बात। एक मिनट प्रमोद जी प्लीज, पहले आप, फिर उसके बाद पवन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, ये जो अभी आया काशी विश्वनाथ वाले इशूज में, तो उसमें माननीय चंद्रचूड़ साहब का बिल्कुल क्लियर है वर्जन, और इसी के बाद उसमें सर्वे हुआ है और सर्वे में साक्षात वहां भगवान विश्वनाथ विराजमान पाएंगे। आप देखिए कि वहां पर वजू खाना का इस्तेमाल हो रहा था। ये कितना बड़ा अपमान की बात, इस चीज को नहीं रोका जा रहा था। और इसके बाद से जो है कई जगह सर्वे हुआ है, और मोर ओवर सारे सर्वे में ये पाया कि वहां पे है। तो क्या एक कम्युनिटी को ये जानने का राइट नहीं है? और यदि ये यहाँ नहीं जानेगा तो कहाँ जाएगा? फोरम दर्शन अगर वहाँ पर हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी हम कहेंगे यहाँ पर पता नहीं क्यों इतने जयचंद बने हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गाना पहले तो देखिए एक जयचंद होता था। पवन जी रहेंगे सर। ये जयचंद, एक मिनट रुकिए ना, विषय कानून है आज। जयचंद और कश्मीर जब बीजेपी थी नहीं और त्रिपाठी जी बोले बीजेपी आ गई, अब पता नहीं कहां से आ गई। एक मिनट, पवन जी एक बात बताइए, किसने बुलाया बाबर को? क्या मुस्लिम थे क्या सर? बाबर को किसी ने बुलाया ना, किसने बुलाया? और ये इतिहास राणा सांगा ने। राणा सांगा कौन थे, हिंदू थे कि मुस्लिम थे? त्रिपाठी जी आप किसी व्यक्ति से क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक उत्तर मन में मंथन करके दीजिएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या नहीं बनी, वो आपका विवेक हो सकता है, आप इसका उत्तर तलाश लेंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। दूसरा उत्तर ये तलाश लीजिएगा कि ये सटा कर मस्जिद तो वहां पे क्यों बनाई गई जहां मंदिर थे? बहुत बढ़िया सवाल है। आप तक का मैं अनुभव, निजी अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। आप अगर अमृतसर गए हो, सिखों का एक बहुत पवित्र स्थल है जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, लेकिन क्या आपके दर्शक या भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि उस गोल्डन टेम्पल से उसी जो है प्रकृति का मंदिर, उसी सेम स्ट्रक्चर का एक वहां पर मंदिर है, दुर्गाना मंदिर, जो कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से बहुत वर्षों पहले बना हुआ है। आप समझिए, अब ये कोई कह दे कि अमृतसर में ही क्यों गोल्डन टेम्पल बना, अब दुर्गाना मंदिर तो वहां पहले था, वो भी सोने से बना हुआ, उसी तरीके से पानी में, उसी तरीके की चीजें। अब सुनिए बताता हूँ और बताता हूँ। त्रिपाठी जी रुकिए, मेरी बात रुकिए, एक मिनट मत जाइए वहां तक, मत जाइए, दिक्कत होगी, मत जाइए त्रिपाठी जी, मत जाइए, मैं समझा रहा हूं आपको। आप सिर्फ यहीं रुक जाइए। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद राय जी और चौथे गुरु रामदास जी, ठीक अमृतसर की नींव वहीं पे थी। अब थोड़ा सा अब उस विषय में रहने दीजिए, अब छोड़िए। नहीं, हम बताते हैं। नहीं, एक मिनट सर, गुरु रामदास जी के, मैं थोड़ा सा, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। एक मिनट प्लीज। अब गोयल साहब, नो एक मिनट, त्रिपाठी जी मुझे प्लीज माफ करिए, मैं ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगा, प्लीज एक मिनट। आप गोयल साहब रहेंगे, बहुत देर से वेट करें। गोयल साहब, छोटे छोटे सवाल है, सबका ऑडियो नीचे रहेगा जी। मैं पहले त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दूं? नहीं सर, उनकी बात का जवाब फिर वो विषय रुकी। गोयल साहब, आप सरकार हैं, क्योंकि फैसला तो आप ही को लेना है, बाकी तो विपक्ष आप कह रहे हो कि कोहराम करता है, आपको तो समाधान तलाशना है। ये वर्कशिप एक्ट रहेगा या फिर हटेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। नहीं, जनता पार्टी नहीं, फैसले का सम्मान, आप फैसले का सम्मान नहीं करना। नहीं, आप घुमा गए बात मेरी। मैंने आपसे पूछा ये वर्कशिप एक्ट रहेगा या हटेगा, तो आपने कहा कि हम अदालतों का सम्मान करते हैं जो अदालत कहेगी। सर देखिए, एक मिनट रुकिए ना, मैं उसी का उत्तर आपसे चाह रहा हूं। अब आप ही को पूरा वक्त है। सरकार जो जिक्र आप कर रहे हो कि भैया सुप्रीम कोर्ट मानेंगे जो कहेगा, ये कानून बनाने का अधिकार किसका है? बिल्कुल सरकार का है। सरकार का है ना? हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, और कोर्ट क्या करता है? कोर्ट क्या करता है? विधान में जो लिखा हुआ जी,
कोर्ट क्या करता है? एक सेकंड सुन लीजिए। अदालत उस कानून पर अमल करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तो फिर रुख किसको साफ करना है? सरकार को। रुख किसको साफ करना है? सरकार को। सरकार को। हाँ, सरकार को। संसद के अंदर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कानून वही बनाए जो जनता के हित में हो, पहली बात। दूसरी बात, ये वो सरकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाली सरकार है। अगर कोई कानून बनेगा तो वही कानून बनेगा जो हमारे संविधान में लिखा होगा। सरकार संविधान से बाहर नहीं है सर। सरकार वही काम करेगी जो जनता के हित के अंदर होगा। 4 सप्ताह का इंतजार कीजिए, जवाब आपके सामने होगा। कानून रहेगा या नहीं रहेगा, कानून बनेगा या नहीं बनेगा, आपके सामने होगा। सरकार ने अब तक रुख साफ क्यों नहीं किया? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है ना। नहीं, प्रभु राम की कृपा से तो 10 साल तो हो ही गए, 11-12 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है, हो गए ना प्रभु राम की कृपा से। तो फिर अब तक रुख साफ क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा वाकई में चाह रहे हैं कि आप समाधान निकले जी, तो बता सकते हैं सर क्यों नहीं हो पाया अब तक रुख साफ? मुझे लगता है तिलक चावला जी, शायद आपने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मान लिया है, जो कि ये बात कह रहे हो कि सरकार ने अब तक नहीं किया। ये जिम्मेदारी तो जजों की सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि 10 साल तक आप क्या करते पवन जी, मैं कोर्ट से, मैं सरकार से एक मिनट भाषा की बात कर रहे हो, आपको पवन जी करता होगा। पवन जी, मैंने ये सवाल तभी पूछा था आपसे कि रुख साफ किसको करना है, सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को? आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार को। पिछले 2020 से कोर्ट कह रहा है सरकार से कि रुख साफ करो। मैं तभी आपसे कह रहा हूं रुख साफ नहीं हुआ। बिल्कुल रुख साफ होगा। और आप कह रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हो। मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का, सरकार को पूछ रहा है कोर्ट कि भाई बता दीजिए कि रुख क्या है आपका वर्शिप एक्ट को लेकर। तो जो सवाल आपने किया सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं किया ना, तो फिर आपने तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी बड़ा मान दिया ना तिलक जी। अच्छा, मैंने मान लिया। मतलब देश में कानून बनाने का काम सरकारों का, अदालत उस पर इंप्लीमेंट करती है, और फिर सरकार को रुख साफ करना है। और नाराज मुझसे हो रहे हो पवन साहब? नहीं सर, मैं है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। अभी हमारे वकील साहब ने कहा था मुगलों ने 800 साल का। नहीं, सवाल क्यों घुमा रहे हो? नहीं, मैं घुमा नहीं था, मैं उस पॉइंट का भी उत्तर दे रहा था, क्योंकि जो अभी बदतमीजी से बात कर रहे थे, जो कहा था, मैं उनको जवाब देना चाह रहा था। नहीं गोयल साहब, अभी उस बात को छोड़, एक मिनट। आपने कहा नहीं गोयल साहब, अब मैं उनको चर्चा में अभी शामिल नहीं कर रहा ना, आप ही को तो मौका दे रहा हूं पूरा, आप ही को तो बोलना है। आपने कहा कि हाँ, हमारी खुदाई भारत में जारी रहेगी। इस पर नाराजगी, आपत्ति रविंद्र जी ने भी जताई और त्रिपाठी जी ने भी। इन्हें तो आपत्ति होगी। एक मिनट, ये 5वीं और 6ठी सदी में कितने जैन मंदिर थे? जी नहीं सर, थे ना 5वीं और 6ठी सदी में। अब वो जैन मंदिर दिखाई नहीं देते, कहां गए? मैं गलत तो नहीं हूं? सवाल क्या है वो बताइए ना आप। नहीं, सवाल तो मैं बस थोड़ी जानकारी चाह रहा था आपसे, वो जैन मंदिर गए कहां? इनके जैन गुरु जैन महाराज जी बताएंगे कि जैन मंदिर कहां गए। जैन धर्म तो है ही ना भारत में। अच्छा, तो मतलब सरकार ने, अमित शाह जी ने। अच्छा, मंदिरों की बात करोगे फिर जैन मंदिर की भी बात। अच्छा चलिए ठीक है। कल को ये बौद्ध कहने लगे कि मंदिर के नीचे जो है हमारे धार्मिक स्थल है, तो तिलक जी सिर्फ कह देने से काम हो जाएगा क्या? जो ASI है, जो सर्चिंग करती है, जो हमारी सुरक्षा जांच एजेंसी है, उनका काम क्या है? बिना एविडेंस के तो नहीं होगा। राम मंदिर के अंदर भी दिखे थे ना, उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी थे, स्कॉलर्स भी थे, जिन्होंने दिखाया कि हाँ, इसमें मूर्तियां निकली हैं। राजा दमे मंदिर में उसके अंदर विशेष रूप से वो मतलब पत्थर भी निकले हैं, मूर्तियां भी निकली है। कल को रविंद्र जी कहें आपके बीजेपी कार्यालयों के नीचे मंदिर है, तो क्या करोगे? अरे ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड की तरह नहीं है कि ये कह दे तो हमने उंगली लगा दी तो ये जमीन हमारी हो गई। ना, ये भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिना एविडेंस के नहीं तो 2022 में क्यों शिलान्यास हुआ राम मंदिर? ठीक, रविंद्र जी फाइनल कमेंट प्लीज, जल्दी से, वक्त खत्म हो गया, प्लीज जल्दी से। रविंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से प्लीज। उठाया जिसको मैंने उठाना चाहता था। पूरा बौद्ध समुदाय कहता है कि पुष्यमित्र सुंग ने पूरे भारत से बौद्ध धर्म के मंदिरों को गिरवा दिया है। ये रिकॉर्ड में भी है और बार बार बौद्ध लोग इस बात को कहते हैं। तो क्या इस बात की भी खुदाई होगी या उन 10,000 मंदिरों को होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है और हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है? चलिए ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर एक लाइव में कमेंट रविंद्र जी आपके लिए भी आया है। बोले चाहे कुछ भी कर लो, संबल के मामले में राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, अखिलेश यादव हिल गए, और दूसरी तरफ अब हाथरस के मामले में भी अखिलेश को कर दिया चित।
खैर अलग अलग सोच नजरिया है वो बात चल रही थी। इस एक्ट का हम लोग चाहते हैं कि नहीं ठीक है, वो संबल अमेरिका किया, वो संबल के बारे में चर्चा की आपने, हो सकता है उसी को लेकर आया रविंद्र जी। उसी हिसाब से हम भी प्रगति करें और भारत छोड़ो अभियान वालों को मुंह की खानी पड़े। चलिए अब देखते हैं आगे होता है कि अगर ज्यादा दिक्कत है तो आपके पास काबिल वकील हैं जिनको आपने राज्यसभा भेजा, उनको खड़ा कर दीजिए सामने, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर अभी जो है रोक लगा दो और फिर चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। संदीप जी माफी चाहूंगा सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पवन जी आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्शिप एक्ट रहेगा या फिर हटेगा, अब देखिए आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है सरकार को अब 4 हफ्ते में अपना रुख साफ करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।